हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्शन, चुनाव। इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में दिया हुआ है और इलेक्शन के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का दिए गए हैं। जो सबसे पहले चुनाव हुए थे 1952 में, उसके पहले एक इलेक्शन कमीशन का जो है गठन होता है 25 जनवरी 1950 को, और उसके बाद से जो है ये जो इलेक्शन कमीशन है यही चुनाव की, हर प्रकार के चुनाव की जो है निगरानी कर रहा है, पार्लियामेंट्री चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो। इलेक्शन कमीशन एक प्रकार की जो है परमानेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक स्वायत्त संस्था है, फ्री बॉडी है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सुपरिटेंडेंस करता है, इसका सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोल करता है उन सभी प्रकार के चुनावों का जो किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, पार्लियामेंट के चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, सभी चुनावों को देखने का, सुपरिटेंडेंस करने का जो काम होता है ये सुनिश्चित करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, टाइम पर हो, उनकी कब वो चुनाव होने हैं, कितने टर्म में होने हैं और उनकी मतगणना कब होनी है, ये सभी चीजों को जो देखने का काम होता है वो चुनाव आयोग करता है। देखिए, जो चीफ इसके अंदर जो होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है 6 साल का किया जाता है। 6 साल का इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि चुनाव जो पार्लियामेंट्री है बॉडी फॉर्म हुई है, नई सरकार का गठन हुआ उसी समय अगर चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन बनाया गया है तो जिससे अगले चुनाव तक, जब तक अगले चुनाव ना हो जाए तब तक वो इलेक्शन कमीशन काम कर सके, बीच में ऐसा ना हो जाए कि दोनों पद जो है दोनों ही एक साथ ही जो है भंग हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए 6 साल का किया गया है। और इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज जो होती है 65 ईयर होती है। अगर 65 ईयर हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, अदरवाइज 6 साल हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। अदर इसके बाद 2 और भी जो है मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में जिनकी जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स की हुई है। चीफ इलेक्शन जो मुख्य जो चुनाव आयोग है वो अपना काम पूरी फ्री एंड फेयर तरह से कर सके, बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर के काम कर सके, निष्पक्ष होकर काम कर सके। इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनको हटाना इतना आसान नहीं है, इनको भी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जजेस को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार से इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो होता है, जो कि हम पिछले की वीडियो में बता चुके हैं। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन में जो फंक्शंस हैं कमीशन के, जो चुनाव आयोग है वो बहुत सारे काम करता है। सबसे पहला काम होता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन करता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी किस क्षेत्र में आएगी, कितने से कितनी दूर के लोग जो है, एक जैसे वार्ड होते हैं आपके विधायकी में, उसके विधायकी का क्षेत्र होता है, सांसदीय क्षेत्र होता है, तो उसमें कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से मोहल्ले, कौन कौन से गांव आएंगे, इनको जो है डिसाइड करने का काम हमारा चुनाव आयोग करता है, जो कि 4 बार हो चुका है अभी तक, 1952, 1961, 1967 और 2002 में। इसके बाद चुनाव आयोग ही हमारे जो इलेक्टोरल रोल होती है, वोटिंग लिस्ट बनाने के काम करती है, वोटर लिस्ट। देखिए, पहले क्या था कि पहले एडल्ट सफरेज की एज जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 21 साल, जिसको घटा के 18 साल कर दिया गया। 18 साल का कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में लिखवा सकता है। इसको जो है आर्टिकल 325 में दे दिया गया है। इसमें वो इस बात का कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस सेक्स का है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, इन सब की जरूरत, ये सब नहीं होगा। तो अगर वो भारत का नागरिक है तो उसका जो है इलेक्टोरल रोल में नाम लिखा जाएगा। और कुछ केसेस होते हैं जैसे मेंटली अनसाउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इस तरह का कुछ होता है तो जो है आर्टिकल 325(6) के अंतर्गत वो इलेक्टोरल रोल से उसका नाम हटाया भी जा सकता है। तो अगली बात होती है, ये रिकॉग्निशन करता है, ग्रांट करता है, रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये पॉलिटिकल पार्टीज 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं जो रीजनल पार्टी है, तो रीजनल पार्टी होने के लिए कम से कम उसको जो वैलिड वोट्स है उसका 6% मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उसको कम से कम 2 से ज्यादा सीटें स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में उसको मिलनी चाहिए, तब वो जो है एक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त होगा।
अगर मान लीजिए कि उसको 6% वोट नहीं मिल पाए तो ऐसे और तो फिर उसे ऐसी कंडीशन में कम से कम उसे 3% सीट्स मिलनी चाहिए, या 3 सीट जो भी उसमें मिनिमम हो, कम से कम भी उसको अर्जित करनी जरूरी है। इसके बाद नेशनल पार्टी की बात करते हैं। नेशनल पार्टी होने के लिए 2 प्रकार की कंडीशन होती है। पहली कि 6% वैलिड वोट चाहिए, और इसके बाद जो है कम से कम 4 राज्यों में 6% वैलिड वोट होने चाहिए। साथ ही साथ 4 सीटें होनी चाहिए। वो 4 सीटें लोकसभा की होनी चाहिए, एक से ज्यादा राज्यों में, सिर्फ एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में, या 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, 2 राज्यों में, इस तरह से होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम उसने 2% सीट ऐसे अचीव की हो। तो जैसा कि हमारे चुनाव हम लोग को मालूम है कि कुल मिला के जो वोटिंग होती है वो 543 सीटों पर होती है, 543 सीट पर होती है। अगर उसको हम लोग 2% निकालेंगे तो लगभग 11 सीटें होती है। तो इसका मतलब 2% सीट जो है वो जीत के आया हो लोकसभा के चुनाव में, वो भी ये जो 11 सीटें हैं वो कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राज्य में 3 सीटें जीत के आया हो, 3 राज्यों में मिलाकर 11 सीटें अगर उसने जीती है तो उसको राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इस प्रकार से जो हमारी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिला हुआ है, उसमें है आम आदमी पार्टी, जो कि बहुत तेजी से बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी हुई। साथ ही साथ बीएसपी है, बीजेपी है, और सीपीआईएम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। साथ ही साथ जो इनके और क्या काम होते हैं, तो जो चुनाव आयोग है वही इश्यू करता है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो वोटर कार्ड हमारा होता है जिसमें हमारी फोटो लगी होती है, उसको जारी करने का काम भी चुनाव आयोग का होता है। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है चुनाव में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करने का भी काम, बनाए रखने का काम भी चुनाव आयोग करता है। और साथ ही साथ ये चुनाव आयोग ही तय करता है कि कोई भी व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, कोई भी जो कैंडिडेट है वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, अलग अलग इसके लिए लिमिट्स दी हुई है। एडवाइजरी जो है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी करता है। मान लीजिए कि अगर कोई क्वालिफिकेशन का मैटर है या कोई गलत डिटेल दी गई है, ऐसे मामलों में चुनाव आयोग एडवाइजरी फंक्शन भी कर रहा होता है। जो हमारे चुनाव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जनरल इलेक्शंस होते हैं जो कि हर 5 साल में होते हैं, वो राज्यों के हो सकते हैं, वो जो है लोकसभा के हो सकते हैं। तो 5 साल में होने वाले जो चुनाव होते हैं वो जनरल इलेक्शन कहलाते हैं, सामान्य चुनाव कहलाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन, मान लीजिए कि किसी राज्य की या केंद्र की सरकार बीच में अपना बहुमत खो देती है, और ऐसे में बचे जो है अब जो है दोबारा से चुनाव कराए जाने हैं, तो ऐसे जो चुनाव होंगे उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। इसके बाद बाई इलेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट, कोई भी जो कैंडिडेट है उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, ऐसे मामले में जो पद होता है वो खाली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आजकल कोई जो है कि कई नेता जो होते हैं 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो वो एक सीट छोड़ देते हैं। तो जब एक सीट छोड़ देंगे, 2 जगह से तो नहीं मंत्री हो सकते या नेता हो सकते, सांसद हो सकते, तो वो क्या पे एक जगह एक सीट जब छोड़ देंगे तो वहां पे फिर से जो है चुनाव कराए जाते हैं। इस प्रकार के जो चुनाव होते हैं वो बाई इलेक्शन कहलाते हैं। ये जो बचा हुआ समय है टेन्योर, उसके लिए ही कराया जा सकता है, उतने समय उतने पीरियड के लिए ही वो बनेगा। देखिए कुछ अलग बातें, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10वीं शेड्यूल जो है ऐड कर दी गई थी। ये 10वीं शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है। तो कभी कभी क्या होता है कि नेता जो है जीतने के बाद पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं किसी लाभ के या दबाव के चक्कर में, तो उसके लिए कुछ मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत लिखे गए हैं। इसके अलावा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1989 में हुआ था, उसमें पहले जो वोटिंग की एज थी वो 21 ईयर हुआ करती थी, जिसको घटाकर 18 ईयर कर दिया गया। इसके बाद ईवीएम को सबसे पहले 1978 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब धीरे धीरे और उसके बाद 2004 के इलेक्शन में पूरी तरह से जो वोटिंग हुई है वो ईवीएम के द्वारा की जाने लगी। एडल्ट सफरेज जो होता है, सबसे पहले इसका यूज जो है 1952 में किया गया था। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी थी, 18 साल के ऊपर के सभी लोग मताधिकार प्राप्त हुआ। जो महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला भारत में, तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि भारत में महिलाओं को वोटिंग के अधिकार 1926 में ही मिल गए थे।
जबकि हम देखते हैं कि सऊदी अरब में अभी 2015 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी मनी जो होती है, जब कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उसको एक सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। जैसे कि लोकसभा के लिए 25,000 रुपए और SC/ST के लिए जो है 12,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर वो व्यक्ति कम से कम 1/6 वोट उसको नहीं अचीव होते तो जो है उसकी सिक्योरिटी मनी क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, फिर उसको उसकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होती। अगर उसने 1/6% वोट उसने सिक्योर कर लिए हैं तो उसको उसकी जो जमानत राशि होती है उसको वापस कर दी जाती है। एग्जिट पोल जो होता है, जब लोग चुनाव देकर आ रहे होते हैं तो उनसे जो बातचीत की जाती है कि आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं वोट दिया, इस प्रकार से एक सर्वे बनाया जाता है और तब उससे ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। इस प्रकार के जो ओपिनियन पोल होते हैं उसे एग्जिट पोल बोलते हैं। वहीं पे ओपिनियन पोल जो होता है, जो प्री इलेक्शन होता है, अभी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, उसके पहले ही लोगों का ओपिनियन ले लिया जाना जो होता है, उसे जो है ओपिनियन पोल कहा जाता है या इसको जनमत